Am I audible? Guys, raise your hands. If I'm audible. So, Okay, ठीक है बढ़िया. लास्ट कहाँ तक किया था हमने? Which article? Can you just remind me of which was the last article? we did principle of natural justice. Okay, article किया होगा कोई ना? इकरा 12th. 12th article was done. ठीक है, principle of natural justice हो गया था. तो स्टेट पार्ट है कि नहीं वो वाला पार्ट डिस्कस किया होगा हमने. आई कैन रिकलेक्ट प्रॉपरली. ठीक है. वो केस का नाम याद है किसी को? रेज योर हैंड्स अगर केस का नाम याद है तो. जिस ये सिक्रा. नरेश श्रीधर केस. ओके नाइस. ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया. जस्ट टेल मी इफ मेरा स्क्रीन इज विजिबल एक बार. लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट. इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? सर. ठीक है. अब आगे की कहानी ये है कि आर्टिकल 13 पढ़ना है हमको. ठीक है. आर्टिकल 13 क्लीन वर्ड्स में क्या बोलता है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज डिस्कस करेंगे. नाउ देयर इज आर्टिकल 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और आर्टिकल 13 एक्चुअली क्या बताता है कि कौन सी चीज लॉ है या नहीं है. इफ आई विल टेल यू, आई सेड यू दिस फर्दर आल्सो, कि आर्टिकल 13 में एक तरह से ये नेगेटिव है. ठीक है. बेसिकली ये सिर्फ ये बताता है कि कोई भी चीज लॉ है या नहीं. इसमें ऐसा हो सकता है कि एनी ऑर्डर या फिर कोई भी लेजिस्लेशन. ऑर्डर मतलब पता ही है तुमको. एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्शन. कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी एक्शन या फिर कोई भी अमेंडमेंट. एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट विच कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी एक्शन या कोई भी अमेंडमेंट विच डज थ्री थिंग्स. कि वॉयलेट्स, या तो उसको वॉयलेट करता है, या अब्रिज उसको जंप करके चले जाता है, या फिर कॉन्ट्राविन या तो उसके अगेन है, अगेंस्ट है. एनी ऑर्डर, लेजिस्लेशन, एक्शन, अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावेंस. क्या? एनीथिंग, एनीथिंग इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ लॉ. इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन या कोई अमेंडमेंट जो वायलेट करता है, अब्रिज करता है या कॉन्ट्राविन. वायलेट मतलब उसको तोड़ता है, अब्रिज मतलब उसको जम करता है, कॉन्ट्राविन मतलब अगेंस्ट है किसके? पार्ट थर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो वो चीज लॉ नहीं होगी. ठीक है. मतलब तुमने ऐसा कोई भी कानून बनाया, कोई भी ऐसे कानून बनाए जो पार्ट थर्ड के अगेंस्ट जा रहा है. कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? रेज योर हैंड्स. पार्ट थर्ड क्या है? या इकरा. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स. तो अगर तुम कोई भी ऐसा लॉ बनाते हो, तुम ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करते हो, तुम ऐसे कोई भी एक्शन करते हो या अमेंडमेंट करते हो जो वायलेट कर रहा है, मतलब उसको उल्लंघन कर रहा है, अब्रिज मतलब उसको छोड़ के आगे चला जा रहा है, या कॉन्ट्राविन उसके अपोजिट में, यानी पार्ट थर्ड के. किसके अपोजिट में? पार्ट थर्ड के, दैट इज फंडामेंटल राइट के. तो वो लॉ को कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि वो लॉ नहीं है, इज नॉट अ लॉ. ठीक है. ये चीज सबको क्लियर है. अब ये चीज एक्चुअली ना
इफ यू सी आर्टिकल 13 में ऐसा क्लियर लिखा नहीं है, बट यही चीज को आप जुडिशियल रिव्यू की पावर बोलते हो, ठीक है। ये इम्प्लाइड है, ये लिखी हुई नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है, ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू की चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्डली नहीं लिखा है कि कोर्ट कर सकता है, लेकिन क्या कोर्ट के पास पावर है, ये चीज कहीं पे सिद्ध हुई है? हाँ हुई है। 1803 में यूएसए में एक केस होता है। यूएसए में वो केस का नाम है मार्बरी वर्सेस मेडिसन। मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस। मार्बरी वर्सेस मेडिसन में जज थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने ये केस में जजमेंट दी कि हाँ, कोर्ट के पास पावर होता है कि कोर्ट चेक कर सके कि कोई भी कानून सही है कि नहीं, मतलब कोई भी चीज कानून है कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, ये इम्प्लाइड है। आर्टिकल 30 में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं की गई है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जुडिशरी चेक कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब जुडिशरी चेक कर सकता है कि क्या वो लॉ है कि नहीं। इस केस में ही ये आया था जुडिशियल रिव्यू। जॉन मार्शल ने कोट किया था कि हाँ, कोर्ट के पास ये पावर है। ये जुडिशियल रिव्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, याद रखो। ये चीज आर्टिकल 13 से आप निकालते हो, दिस इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब आप इंटरप्रेट करते हो कि हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है। ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट है, प्लीज रिमेम्बर। जुडिशियल रिव्यू ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिट है। दोनों में ही ये एक्सप्लिसिट नहीं है। दोनों ही जगह पे ये क्या है, दोनों ही जगह पे ये इम्प्लाइड है। इसको निकाला जाता है कि हाँ, इसका मतलब ये है, ये एक डॉक्ट्रिन है, एक आइडिया है, एक ख्याल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई भी चीज, इसी को आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। मतलब अगर कोई भी चीज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगी तो जुडिशरी के पास पावर है। उस पावर को क्या नाम दिया गया है? जुडिशरी के पास जो पावर है वो चेक करने की कि लॉ सही है कि नहीं, वो लॉ कैसा है, उस पावर को आप बोलते हो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी चीज को, जो जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू को, यही बनाता है फंडामेंटल राइट्स को जस्टिशिएबल, कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। मान लो मैंने कोई एक कानून बनाया, मैंने बनाया एक लॉ, उस लॉ का नाम है लॉ ए, कुछ भी ऐसा फालतू लॉ है। अब वो लॉ मैं देख रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि जुडिशरी इस लॉ को चेक करेगा। जुडिशरी चेक करेगा इस लॉ को कि क्या सही में ये जो लॉ ए है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। और अगर ये सही में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा होगा तो जुडिशरी के पास पावर है कि जुडिशरी इसको नल और वॉइड कर देगा। जुडिशरी विल डिक्लेयर इट नल और वॉइड। और अच्छा वर्ड में बोलूँ तो अल्ट्रा वायर्स, की मतलब ये कानून नहीं है काम का, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि इसको लिखा रहता है स्ट्राइक डाउन बाय द कोर्ट्स, ठीक है। इसी पावर को जो जुडिशरी चेक कर पा रहा है किसी लॉ को कि कहीं वो फंडामेंटल राइट्स के उल्टा तो नहीं जा रहा है, उसी को आप बोलते हो जुडिशियल रिव्यू। अगर क्वेश्चन आया कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 13 में क्वेश्चन ये आया, क्या ये इम्प्लाइड है या एक्सप्लाइट एक्सप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट मतलब लिखा हुआ नहीं, तो याद रखो ये इम्प्लाइड है, हम इंटरप्रेट करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। मधुरा, शलाका, रिया, आप लोगों को यस सर, क्लियर है। क्या? सर मैंने लेट ज्वाइन का आइडिया नहीं है। और ये आपका आवाज नहीं आ रहा है रिया, कैन यू टाइप बेटा प्लीज? सर अभी रिपीट। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो ना। सर एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, सो आई हैव नो आइडिया ये आपने क्या सिखाया। आप जस्ट 1 या 2 सेंटेंस पे एक बार बस समरी में बता दो मुझे वापस। ठीक है ठीक है। देखो, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा लॉ, लेजिस्लेशन या एक्शन करती है गवर्नमेंट या अमेंडमेंट करती है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। एनी, ऐसे याद रखो, एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्शन और एनी अमेंडमेंट जो वायलेट करेगी, अब्रिज करेगी या कॉन्ट्रावीन करेगी पार्ट थर्ड को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड इज फंडामेंटल राइट, तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो कि वो लॉ नहीं है। मतलब कौन डिक्लेयर करेगा? जुडिशरी डिक्लेयर करेगी। जुडिशरी के पास एक पावर दी गई है कि जुडिशरी चेक कर सकता है कि कहीं कोई लॉ फंडामेंटल राइट को ब्रीच तो नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। अगर ये लॉ फंडामेंटल राइट के सिंक में नहीं होगा, इसके अगेंस्ट जाएगा, तो जुडिशरी इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। मतलब जुडिशरी इसको स्ट्राइक डाउन कर रही है। अगर क्वेश्चन ये आया, आई होप प्रिया क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, हाँ ठीक है। सर, क्लियर हुआ। हम्म। अभी ये एक्सप्लिसिट नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट कैसे होता है? लेट मी शो यू। इम्प्लिसिट मतलब हम निकालते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ऐसा रहेगा। लेट मी शो यू। ये देखो, इसमें क्या लिखा है, दिख रहा है तुमको डायरेक्ट? सर वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिर्फ। अच्छा ओके। ये दिख रहा है अभी डायरेक्ट? हाँ अभी दे रहा है। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या लिखा है आर्टिकल 13 में, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमने क्या देखा, सारे लॉ इन फोर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बताओ, as far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। मतलब आपका कोई भी लॉ होगा, अगर वो फंडामेंटल राइट के इक्वल, मतलब उसके सिंक में नहीं रहेगा, अगेंस्ट जाएगा, तो जुडिशरी उस लॉ को डिक्लेयर कर देगी कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये पावर बता रहा है। इधर पे साफ साफ वर्ड जुडिशियल रिव्यू लिखा नहीं है, लेकिन हम इंटरप्रेट करते हैं कि जो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो लॉ को इंटरप्रेट कर पा रहा है कि वो इनकंसिस्टेंट है, तो उसको हमने नाम दे दिया जुडिशियल रिव्यू की पावर। ठीक है। इन दिस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, हमने जो जो बताया, विच टेक्स अवे अब्रिजेस राइट्स कन्फर्ड इन दिस पार्ट और मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस लॉ। मैंने बोला ना, एनी ऑर्डर, लेजिस्लेशन, एक्शन दैट वायलेट्स अब्रिजेस और कॉन्ट्रावेंस। ठीक है। अब इसमें लॉ का मतलब बहुत वेरी होगा, वो तो देखेंगे, बट ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। बेसिकली इसमें इतना दिया हुआ है कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाओगे जिसके वजह से फंडामेंटल राइट थोड़ा भी डाइल्यूट हो। इसी पावर को आप डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। ये कहाँ से आया पूछा जाएगा तो माबरी वर्सेस मेडिसन करके यूएसए का एक केस था, पहली बार वहां पे आया, फिर उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रखा है। कहाँ पे है? आर्टिकल 13 में है। ठीक है। हम्म। अब लॉ बोला तो क्या, इस केस के अंदर जो लॉ है, लॉ क्या है, कौन सी चीज लॉ है? तो इधर पे ना लॉ का मतलब बहुत वाइड है। कौन सी चीज को तुम लॉ बोल सकते हो, क्वेश्चन वो आना चाहिए। तो लॉ का मतलब बहुत वाइड होता है। इस केस में लॉ का मतलब हो सकता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब जो टाइम बिंग के लिए भेज गवर्नमेंट रिलीज करती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है जो गवर्नमेंट ने बोला हो, कोई भी रूल्स हो सकता है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, बाय लॉज हो सकता है। ठीक है, बाय लॉज मतलब तो आईएएस ऑफिसर्स जो छोटे मोटे बनाते हैं, कुछ रेगुलेशन हो सकती है, कुछ नोटिफिकेशन हो सकता है, ये सब लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कस्टम हो, जो इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही हो, या फिर यूजेजेस हो जिसको लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है। हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ
within the territory of India। तो लॉ का मतलब क्या क्या होता है, बहुत वाइड मतलब है इसमें। जुडिशियल रिव्यू, लॉ का मतलब ही क्यों जानना है? आपको पता भी तो होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू कौन सी चीजों पे लगेगा, इसके लिए लॉ का मतलब जानना है। कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, रूल, बाय लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, जिसको लॉ लॉ का पावर है वो सब इसके अंदर आ जाता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट ये सब चीजों को चेक कर सकती है। ठीक है। यही सेम चीज हमारे बैरक में भी लिखी गई है। लेट मी शो यू हाउ। बैरक में क्या लिखा हुआ है ये देखो। अभी बैरक में देखो क्या लिखा है। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो मेरे साथ? तो raise your hands. Come on, raise your hands if it is clear to everyone. Yeah, sure. सब करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रेज योर हैंड्स। जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है मधुरा? Article 13. आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में को कोई सिंपल में समझा सकता है क्या, इन वन लाइनर, टू लाइनर्स? क्या प्रीति? Article 13 says कि if any law or fundamental rules, sorry, fundamental article or any law जो constitution के base को जो हिलाता है, like it doesn't fit, so आपका sorry, so the court, हाँ, प्रीति आपका आवाज कट रहा है बेटा। ओके, सर अभी एक बार आया आप आवाज? भी ट्राई करो। हाँ यार बोलो। हाँ, सो द 13 मतलब कि आर्टिकल 13 इन सिंपल लैंग्वेज सेज कि इफ एनी सॉरी, इफ एनी लॉ और आर्टिकल जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का इट्स उसको अगर कटिंग टू हिलाता मच। है तो फिर प्रीति रुक कोर्ट जाओ। उसको नल या फिर वॉइड का मेंशन करता है। गुड। ठीक है, करेक्ट है। बट मेरे को और भी पता है, प्रीति का आवाज बहुत कटा है। एनीवन, कोई ट्राई करेगा? या इकरा? Any law which violates the anything in the part 3 of the constitution, which is fundamental rights, so it will not be considered as law, and the judicial system can recheck the law and uh, state it as null or void. करेक्ट। जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन कि अगर कोई भी लॉ ऐसा रहेगा जो स्टेट ने बनाया हो और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो उस लॉ को जुडिशरी डिक्लेयर कर सकती है, नल और वाइड खत्म कर सकती है। उसी चीज को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। इकरा, प्रीति, मधुरा, रिया, शलाका। ठीक है। मेरा वॉइस क्लियर है सबको? एक बार रेज योर हैंड्स। मेरा वॉइस इफ इट इज क्लियर। Yeah, sir. कोई ब्रेकेज नहीं है ना? ओके। प्रीति, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। ब्रेक होगा तो प्लीज डू लेट मी नो। थोड़ा नेटवर्क यस सर। इशू चल रहा है आज कुछ। ठीक है, अब आगे की कहानी। अब ये तो फंडामेंटल राइट नहीं थे, ये इंट्रोडक्टरी थे। अब एक्चुअली में हमारा फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है। तो हम फंडामेंटल राइट्स को ना शुरू करने से पहले क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे कि नाउ व्हाट आर दी क्लासिफिकेशंस फंडामेंटल राइट्स। तो तुमको ये पहले एक्चुअली रटना है थोड़ा सा। तो मैं तुमको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट। पहले जो राइट है ना, फ्रॉम कंसिडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये पूरे जो है 14 से 18 वाले, ये सारे राइट्स को बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद आपके पास है
एक आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 19, ठीक है, कभी कभी आर्टिकल 19 वाला जो राइट है उसको बोला जाता है राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम। और उसके बाद है आपके पास आर्टिकल 20 से लेके, इनफैक्ट कभी कभी आर्टिकल 21 भी इसी में जोड़ा जाता है और आर्टिकल 22 यहाँ तक ला देते हैं। तो इसके लिए इन सबको बोला जाता है राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन, ये आर्टिकल 21 को अलग भी रख के बोला जाता है और इसको अलग से बोला जाता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी, समटाइम्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो दोनों बता दे रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर आवर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वी हैव आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, जिसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोला जाता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद वी हैव आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। इन सबको बोला जाता है राइट टू या राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। उसी तरह वी हैव आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, जिनको बोला जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद एक था हमारे पास, दैट वाज आर्टिकल 31, जो अब हटा दिया गया है। दैट वाज प्रैक्टिकली, इसको बोलते थे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमारे पास था आर्टिकल 32, एक्चुअली है, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले तुमको ये याद करना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। फिर उसके बाद देर इज 3 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर मेरे साथ ही हो रहा है या नहीं, बट ना स्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मेरा इंटरनेट है या क्या। तो बाकी कोई बताओगे मुझे, सबकी स्क्रीन ब्लर है क्या? प्रीति, शलाका, आपका स्क्रीन ब्लर है? प्रिया, हाँ एक सर, मिनट, थोड़ा जिन सा जिन का ब्लर है। ब्लर, ओके Yes, sir. ओके, And even your voice is also breaking. ठीक है, लेट मी नो, मैं एक मिनट डेटा चेंज करके देख रहा हूँ। मैं स्क्रीन करेक्ट नाउ? सब ब्लैंक दिखाई दे रहा है अभी के लिए तो। ओके, आवाज आ रही है क्या बराबर? हाँ, आवाज़ आ रही है अभी। एक मिनट है, जस्ट चेक इट नाउ, एम नाउ इज इट? ब्लैंक ही है ना? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा-सा, बट इट्स स्टिल अ लिटिल बिट ब्लर्ड। ओके, वेट अ सेकंड, आई गेस नेटवर्क इश्यूज इज देयर समवेयर। हाँ। ओके, अभी दिख रहा है? नो सर। गिव मी अ मिनट।
Just give me a minute. ये देखना गाइस, सही हुआ क्या? अभी स्क्रीन शेयरिंग चेक करो. Is it visible now? नॉट फॉर मी सर येट, मतलब पता नहीं क्या हुआ है. हम्म. एक मिनट रुको. स्टिल ब्लर और थोड़ा लाइक रेडिश कुछ आ रहा है. Okay, just give me a minute. I'll be joining back. You guys stay there. Huh? ओके सर. Please see once now. Is it visible, guys? इट इज Okay, विजिबल सर, बट अगेन वैसे ही ब्लर है. ब्लर. okay. जरा एक बार रिकनेक्ट होना ना सब. अगर मैं कट करता हूँ तो रुको. वेट वेट, डोंट गेट इट. क्या है यार ये नेटवर्क. एक मिनट ना फिर से. हाँ ओके. एक बार सब रिकनेक्ट हो ना कट करके वापस से. प्लीज ज्वाइन इट. ओके सर. या. How is it, guys? सेम सर. मैं एक मिनट फोन से ज्वाइन करके देखती हूँ, मे बी वहां पे भी अगर दिख रहा होगा हम्म, तो. क्या इशू है यार? या तो तुम लोग रहो, मैं जरा I'll be back again. चेंज है क्या कि वैसे ही दिख रहा है? सेम सेम ही है सर. देखो, आधों का सही दिख रहा है, आधों का गलत दिख रहा है. प्रीति के इसमें तो सही दिख रहा है. हाँ वही. पता नहीं, मैंने मेरा भी चेंज करके देखा, मोबाइल डेटा भी करके देखा, बट इट्स स्टिल द सेम. ओके वेट 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 वेट. ठीक है, इकरा कोई आपको बात सही दिख रहा है? नहीं सर, ब्लरी है, बट समझ आ रहा है नहीं. क्या लिखा है. ओके. रिया. सर स्क्रीन दिख रहा है बट अभी पहले से ज्यादा ब्लर मुझे दिख रहा है. ओके ठीक है. और और किसका किसका सेम है ऐसा? जस्ट लेट मी बी बैक. ठीक है. जस्ट एक मिनट दो मुझे.
Okay, now is it any change over there? स्क्रीन बंद हुआ क्या मेरा? हाँ सर, अभी रीलोड हो रहा है। ओके ठीक है मेरा। सिर्फ मेरे को ये बताओ, आप सही दिख रहा है क्या? हाँ सर, अभी क्लियर है एकदम। ये वाला अभी रेड वाला? नहीं, रेड वाला नहीं है। आई थिंक मेरे रेड को कलर लगा का। हाँ रेड कलर का इशू है वो। हाँ, ओके ठीक है कोई बट अभी नहीं वो। क्लियर हो गया। रेड भी ओके क्लियर हो गया। हाँ। ठीक है चलेगा, मैं फिर भी रेड कलर नहीं यूज करता हूँ सेफ्टी के लिए। ये दिख रहा है ना आप लोगों को लेकिन क्या लिखा है? हाँ, अभी क्लियर है पूरा, यस। ठीक है तो ये आर्टिकल 33, 34 और 35 एक्सेप्शंस है। पहले ये कॉपी कर लो आप लोग, उसके बाद वी विल मूव टू द डिस्कशन। ठीक है, ये कॉपी कर लो सब। सबको क्लियर है? रिया, इकरा, मधुरा, शलाका, प्रीति? यस सब क्लियर है। ओके ठीक है। सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब क्या होता है? मैं हर एक चीज बताऊंगा आप लोग को, अभी अच्छा, हमने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, अभी सिर्फ तुमको ये रटना है कि कौन से में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बेसिकली ये होता है ना कि अगर तुम्हारी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई तो तुम कहाँ जा सकते हो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आर्टिकल 32 में। ठीक है। ओके फाइन, समझ गए। ठीक है, ये कॉपी कर लो और लेट मी नो कि हो गया करके। इज इट डन गाइस? Yes, यस sir. सर। ओके, कोई कॉपी कर रहा है तो रेज योर हैंड वंस। ओके चलो, क्वेश्चन आंसर करते हैं पहले थोड़ा। खाटू राणा, राइट्स टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल में है? रेज योर हैंड्स। या इकरा? Article 14 to Article 18. ओके, कैन समवन टेल मी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से वाले में है? या रिया? सर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ओके, फ्रीडम की राइट्स कौन से आर्टिकल में गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके, या मधुरा? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 20। फ्रीडम बोला मैंने। इकरा? अच्छा, रिलीजियस। Article 19. 19। रिलीजियस फ्रीडम नहीं बोला था मधुरा। ठीक है। हाँ, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन कौन से में है? राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, कम ऑन गाइस, प्रोटेक्शन वाले। या शलाका? सर आर्टिकल 20 से 22, जिसमें 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। करेक्ट। राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम किस में है? रेज योर हैंड्स। या रिया? सर आर्टिकल 25, 26, 27, 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कितने पे गाइस? रेज योर हैंड्स। या इकरा? Article 29 and Article 30. ओके, प्रीति आर यू देयर? यस सर। आप बताओ मेरे को, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 31 एंड 31A। ओके, बस 31 याद रखो अभी के लिए। राइट यस टू सर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कितने पे गाइस? या रिया? सर आर्टिकल 32। ओके, एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन व्हिच आर्टिकल इधर? या इकरा? Article 33 to Article 35. ओके ग्रेट, ये आप लोग को रट जाना चाहिए पहली चीज तो, ये याद रखना। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद राइट्स ऑफ इक्वालिटी। कोशिश करेंगे कि आज खत्म भी कर दें। नाउ हम लोग को ये तो पता है कि जो राइट्स ऑफ इक्वालिटी है वो कौन से आर्टिकल में आता है। फॉर एग्जांपल, राइट्स ऑफ इक्वालिटी comes under Article 14, Article 15,
Article 16, Article 17 and lastly Article 18. अभी जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले वी आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात ही कर रहा है बट लॉ के स्फीयर में, जनरलाइज इक्वालिटी नहीं. इक्वालिटी की बात कर रहा है लेकिन लॉ के इसमें, कि लॉ की नजर में सब इक्वल होने चाहिए. ठीक है. अब इसमें भी लॉ का कॉन्सेप्ट भी देखो, हमारे यहाँ पे दो तरह के चलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है. ये जो आर्टिकल 14 का लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. उसमें से एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लो कि देयर इज अ पर्सन, अ वेरी रिच मैन. इधर पे कोई रोड पे था, उसने तीनों लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया. अब तीनों लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया तो कोर्ट में गया केस. अब कोर्ट ने क्या बोला कि देखो ये रिच बंदा है, इट इज समवन रिच. कोर्ट ने इसको बोला कि तुमने गाड़ी से लोगों को उड़ाया है, तुमको पर पर्सन 5 lakhs देना पड़ेगा. 5 lakh फॉर हिम, 5 lakh फॉर हिम एंड 5 lakh फॉर हिम. यू शुड अंडरस्टैंड कि रिच के लिए 5 लाख कोई बड़ी चीज नहीं. बोलेगा बस इतनी सी बात, ये ले तू भी, ये ले तू भी और ये ले तू भी, खत्म. अब एक दूसरा केस, ये भी गाड़ी है लेकिन ये ओला उबेर है. ये बंदे भी आया, ये बंदे ने भी दो लोगों को, तीन लोगों को गाड़ी से उड़ाया. तो अब क्या है, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता ना, तो कोर्ट इसको बोलता देख भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तू भी 5 लाख पर पर्सन दे. लेकिन तुम एक बात बताओ, ये रिच के लिए 5 लाख इज नथिंग, मतलब इसका 15 लाख जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं. लेकिन इसके लिए इट्स बिग डील. अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है ना, तो ऐसा होता है कि कानून की नजर में सब सेम है. ठीक है. वो कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि भाई साहब इक्वल पनिशमेंट फॉर इक्वल क्राइम. तुमने कुछ भी किया, तुम सेम चीज करोगे. मतलब लॉ के स्पीयर में ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बोलता है लॉ के स्पीयर में डिस्क्रिमिनेट मत करना. डोंट डिस्क्रिमिनेट. तुम नहीं देखोगे कि कोई पुअर है क्या, तुम नहीं देखोगे कोई रिच है क्या. नो, इट इज नॉट इट. इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता है. क्या सबको मेरा इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आया? रेज योर हैंड्स. ओके. सिविग्रा, मधुरा, ओके. रिया, शलाका, ओके. प्रीति, ये आपको समझा इक्वालिटी बिफोर लॉ? यस सर, बस थोड़ा थोड़ा वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है ना, तो इतना क्लियर नहीं समझा. ओके. लाइक मे बी देखो क्या, मेरे नेट की तरफ इशू होगा. ओके ठीक है. ये अभी आवाज बराबर है ना? थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मैं ऑन ऑफ करके देखती हूँ सर. ठीक है. बाकी सबको तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना गाइस? सबको क्लियर है तो हाथ उठाना जरा. रिया, इकरा, मधुरा, शलाका, आप लोग को क्लियर है, सिर्फ प्रीति का इशू है. इधर आपको आवाज क्लियर आ रही है बेटा? हाँ सर. रिया, Yes, sir. मधुरा, शलाका, हाँ सर. ओके. Yes, sir. प्रीति, प्रीति ज्वाइन बैक हो गए हो तो बताओ मेरे को, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन बताएगा तब तक? यस, रिया या एनीवन? ओके रिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ बताओ. So equality before law is basically for law, yani the law should not discriminate, or like nobody should discriminate in terms of law. If a Correct. person commits a crime, Mhm. if the crime is same, so the Mhm. law or any punishable offense, so Mhm. they must be charged with Same same law, punishment. same Correct. punishment. Correct.
प्रीति आवाज क्लियर है बेटा मेरा? ज्वाइनिंग ओके ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्रीति मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके ठीक है प्रीति। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये होता है ना प्रीति, कि किसी ने सेम क्राइम किया है तो उसकी पनिशमेंट भी सेम होगी, लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इस केस में था कि ये रिच आदमी ने भी इन लोग पे गाड़ी चढ़ाई और ये स्लो ओला उबेर वाले ने भी, तो दोनों के ऊपर 5-5 रुपए का ही, मतलब 5 लाख रुपया पर पर्सन का फाइन हुआ। इसका मतलब ये बोलता है कि लॉ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये होता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। नाउ यू शुड बी नोइंग कि ये जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज अ इंग्लिश कॉन्सेप्ट। दिस इज अ इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रिटिशर्स ये फॉलो करते हैं, या ब्रिटिशर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है हमको। ठीक है, तो दिस इज इंग्लिश कॉमन लॉ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक तो ये सीन हो गया, एक और है। अगर मान लो, एक होता है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, अब लॉ का ही एक और स्पीसीज है, ये ए था। नाउ वी विल सी बी। बी में सिनेरियो कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करता है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि नहीं, आप सबको सेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ग्रोन मैन है, फुल एडल्ट। ये एडल्ट ने पूरा सोचा समझा, पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद इसने बंदूक खरीदी। गन खरीदने के बाद इसने एक आदमी का परफेक्ट प्लान्ड मर्डर किया। ठीक है, इसने परफेक्ट मर्डर कर दिया। इस केस में यह बंदा पकड़ा गया, इसको जो सजा होगी वो कैपिटल पनिशमेंट के आसपास की होगी, कि मार दो इसको, फांसी लगा दो। ये हो गया। अब एक बच्चा था, बेबी, स्मॉल बेबी, वो अपने घर पे खेल रहा था, और उस बच्चे को अपने मम्मी पापा के ड्रॉर में एक गन मिली, और उस गन पे कोई बड़ा एडल्ट आया, तो बच्चे ने वो गन उसकी तरफ पॉइंट की और मजाक में गोली चलाई, आदमी का धप्पा हो गया। अब ये प्लान मर्डर नहीं था, इट वाज मिस्टेकन मर्डर। ठीक है, या फिर गलती से हो गया। इस केस में क्या बेबी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए? बताओ, क्या बेबी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए? नो इकरा, सर। नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि दूसरा सर्कमस्टांस था। ठीक है, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता तो ये बेबी को भी कैपिटल पनिशमेंट मिलता। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है एक अलग का, जिसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सर्कमस्टांस को भी देखता है कि नहीं, सब पे सेम नहीं अप्लाई होगा। कुछ लॉ आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड इन सर्टेन लॉज। ये देखना पड़ेगा तुमको कि हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस है क्या, कुछ ऐसी चीज है क्या, वो सारी चीजें। ये क्यों जरूरी है पता है? ये जस्टिस के लिए जरूरी है। इसका मतलब होता है, याद है हमने बहुत पहले किया था ये, आप तब करोगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इसमें इक्वल नहीं ट्रीट किया जा सकता। इसमें आपको इक्वल्स, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो इक्वल है उसको इक्वल ट्रीट करो। इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन अगर अनइक्वल है तो आप उनको सेम नहीं कर सकते, कुछ और है। मतलब इसमें बेसिकली बोल रहा है कि आप क्लासिफिकेशन करो, डू रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आप चाहे तो क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ में
नहीं था, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आपको अवेलेबल किया गया है। इसका सिंपल मतलब लगता है अलाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। अगर दोनों का क्राइम का नेचर सेम है, ठीक है, क्राइम का नेचर इन द सेंस दोनों ने जानबूझ के किया है तो दोनों को पनिशमेंट सेम होगी, लेकिन अगर दोनों में से एक ने गलती से किया है तो पनिशमेंट अलग होगी। अलाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, अलाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। से बेबी वाले केस में लाइक मस्ट नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, दिस इज द डिफरेंस। अब हमारे यहाँ पे ये दोनों होता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। हमारे अगर तुम ये देखो, ये समझा सबको, दोनों का फर्क समझा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रेज योर हैंड्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है सब पे लॉ सेम अप्लाई होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है नहीं, सर्कमस्टांस देख के अलग अलग अप्लाई करो, गलती से हुआ है तो उसको पनिशमेंट नहीं है ऐसा। अब तुम देखो हमारे पास कौन सा है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊं कि हमारे पास इंडिया में एक्चुअली एक नहीं दोनों है, तो कैसे सर दोनों है, लेट मी शो यू। और मैं कुछ इसमें चीजें मार्क करूंगा, पहले मैं मार्क कर दूंगा फिर लिखना, खुद से लिखने मत पहुंचना। क्या मेरा बैरेक सबको विजिबल है? आई होप आप लोगों के पास भी बैरेक है। कितनों को बैरेक दिख रहा है? रेज योर हैंड्स। बैरेक दिख रहा है कितनों को मेरा? रेज योर हैंड्स। Not yet, sir. नॉट येट। इज इट नाउ? Yes. नाउ सी दिस आर्टिकल 14, जिसके ऊपर ही लिखा है कि आपके सारे राइट्स टू इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, प्लीज सी द वर्डिंग्स दैट आई एम शोइंग यू फर्स्ट, और उसके बाद हम देखेंगे क्या है। इसके कुछ चीजें हैं इसमें। पहले आपको बोला है द स्टेट शाल नॉट डिनाई, सॉरी किधर गया, द स्टेट शाल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, हमको वो मार्कआउट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये राइट आप किसके खिलाफ एनफोर्स कर सकते हो? तो इसमें लिखा है दिस राइट इज एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट, सिर्फ स्टेट के खिलाफ। दिस राइट इज एनफोर्स्ड अगेंस्ट स्टेट, पहली चीज ये, ठीक है। और ये एक नेगेटिव टाइप का राइट है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं कर सकता, इसके लिए मैं इसको नेगेटिव टाइप का राइट बोल रहा हूँ। प्लस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस राइट इज अवेलेबल टू पर्सन, पर्सन मतलब ये राइट इंडिया के सिटीजन को भी अवेलेबल है, और ये सेम राइट इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। अगर कहीं पे आपको आर्टिकल्स में पर्सन लिखा हुआ मिला तो आप सीधा समझोगे कि दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट है, हमने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन इंडिया में मतलब दोनों है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि कौन से राइट्स जो है फॉरेनर्स को या सिटीजन्स को है, तो आप लोग को मैं बताऊंगा वो कौन से हैं, ठीक है। वो आपको याद रखना है, एक नंबर याद रखो, 15, 16, 18 क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। 15, 16, 18 क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30, ठीक है। कि एक पहले याद कर लो, रट लो इसको। दिस इज द लॉज दैट आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। ये जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। जो मैंने आपको लिख के दिया ये याद रट लो, आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है। और उसके ये सारी फंडामेंटल राइट्स सिर्फ जो है, जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली खासकर सिटीजन्स के लिए। इसके बाद कोई भी होगी ना अदर फंडामेंटल राइट्स, वो दोनों के लिए। अदर फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू पर्सन्स। जब मैं पर्सन्स बोलता हूँ तो उसमें दोनों आ जाते हैं, फॉरेनर्स, सिटीजन्स,
इन बाकी फंडामेंटल राइट्स नन ऑफ देम आर फॉर एनिमी एलियंस, none of them are for enemy aliens. अब आपके मन में आ रहा रहेगा अरे सर एनिमी एलियंस क्या है? तो एनिमी एलियंस वो कंट्री है जिस कंट्री के साथ इंडिया वॉर पे अब भी हो, ठीक है? बेसिकली सिटीजन्स फ्रॉम दैट कंट्री which with which India is at war now, तो उनको अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई सिटीजन कोई और कंट्री का सिटीजन इंडिया में है जिसकी कंट्री के साथ इंडिया वॉर पे है, तो उन सबको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होती है। क्या एनिमी एलियंस का मतलब समझा सबको? रेज योर हैंड। एनिमी एलियंस समझा? इकरा, मधुरा, प्रीति, शलाका, रिया, ठीक है? अच्छा, नाउ टेल मी which fundamental rights are available, raise hand, which fundamental rights are available? आप लोग ने ये कॉपी किया क्या जो मैंने पूरा दिखाया आपको? पहले ये बताओ, वो पूरा आर्टिकल और उसको अंडरलाइन करके कि ये पार्ट इसका है। सर वो नहीं, मैं ऐसे लिख रही थी, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये पहले कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट जो मैंने ये करा है ना, 14 पे जो सब लिखा हुआ है वो सिर्फ 14 वाला, 13 वाला मत करना। वेट, मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो तुम वो भी कर लोगे। ये वाला 14 पे जो जो मैंने लिख के किया है वो सबको आप कर लो एज इट इज पहले। सर सबके हो गए? क्या सबके हो गए? रेज योर हैंड्स। चलो कर डन। क्या इकरार रिया मधुरा कर रहे हैं? कर लो। प्रीति, इकरा का हो गया, मधुरा, प्रीति हो गया बेटा? कॉपी हो गया क्या बेटा? नहीं करो, अगर वो कॉपी कर लो, बहुत छोटा ही पार्ट है, कम ऑन कॉपी इट नाउ ओनली, बाद में नहीं। कॉपी इट एंड लेट मी नो, ठीक है? जल्दी। मैं तब तक नीचे वाला स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर लो साथ में बाकी। ये देख सकते हो आई गेस, है ना? भी हो जाएंगे तो अपने हाथ रेस करके रखना, मेरे को पता रहे कि किसके किसके हो गए। जो नवे वाले नीचे लिखे हैं वो भी, एनिमी एलियंस वाले 15 16 18 19, वो वाले भी, कि कौन से सिटीजन्स को अवेलेबल है कौन से नहीं। ओके, यू गॉट हर्ट, ठीक है चलेगा, तुम बाद में कर लेना। ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे करते हैं। ये हो गया सबका? रेज योर हैंड्स, समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें सबको, ठीक है? कॉपी भी हो गई होगी आई गेस। इकरा, शलाका, रिया, मधुरा, इज इट कॉपीड गैस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आगे की कहानी। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन आंसर कर लूँ फिर उसके बाद, ठीक है? कैन यू गाइस टेल मी कि which of the fundamental rights are available to citizens? Raise your hands. Yeah, Madhura. So it is 50 Article 15, 16, 18 Article 2nd, and 19, 29 and 30. 18 को ऐसा बोला करो, 18 18 clause क्लॉज 2, 2. ठीक है? ओके, एंड रेस्ट ऑल दी आर्टिकल्स आर अवेलेबल टू पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होता है गाइस? रेज योर हैंड्स। या इकरा?
Citizens and foreigners. Okay. Can someone tell me what does it mean to say that someone is enemy alien? Yeah, Priya. It's that citizen should not be or not belong to the country with which India is at war. ओके, प्रॉपर नहीं हुआ। कैन ठीक है, कोई और? क्या मधुरा? So enemy aliens are the citizens from a country with which India is at war at the current यस, state. करेक्ट। मान लो कि आज हमारा वॉर चल रहा है श्रीलंका से, और श्रीलंका का कोई सिटीजन इंडिया में है, तो वो एनिमी एलियन होगा। क्या पाकिस्तान एनिमी एलियन है? पाकिस्तानी सिटीजन कोई अभी इंडिया में होगा तो रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। या मधुरा? No, they are not. नो, बिकॉज इंडिया इज नॉट वॉर विद पाकिस्तान, राइट? तो एनिमी एलियंस नहीं है वो अभी के लिए। ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि सर, ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाली बात आपने बोली, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऐसा होगा कि आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। ये रीजनेबल क्लासिफ मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करोगे आप, ये देने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किस इसका एक रैशनल बेसिस होना चाहिए। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कोई ऐसा क्लासिफिकेशन ना हो कि तुमने अपने मन से बना दिया। तो तुम क्या करोगे? तुम एक रैशनल ऑब्जेक्ट रखोगे, मतलब कुछ एक लॉजिकल चीज के बेस पे क्लासिफिकेशन करोगे। इट शुड बी अ रैशनल थिंग। और ये जो रैशनल थिंग है, इसी को आप लोग पॉलिटी की लैंग्वेज में बोलते हो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जैसे कि आप लोग एक बात बोलते हो ना कि वोटिंग करना है तो 18 इयर्स के ऊपर होना चाहिए। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि वोटिंग करने के लिए यू शुड बी अबाउ 18 इयर्स। कोई छोटा बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरे को वोटिंग राइट्स क्यों नहीं है। नहीं है भाई, क्योंकि यू आर नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से और एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है? देखो, कभी भी बच्चा कोई क्राइम करता है ना, तो उसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया है, जस्ट जुवेनियल जस्टिस बोला जाता है उसको। तो बच्चों को जेल वेल में नहीं डाला जाता है, एक दूसरा सेंटर होता है उनका जुवेनियल जस्टिस का, उसमें डाला जाता है। उसी तरह अगर आप SC ST के खिलाफ कुछ करोगे, तो आप लोगों के लिए एक अलग एक्ट होता है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कोई मन से बनाया हुआ क्लासिफिकेशन फालतू का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हैविंग सम रैशनल बेसिस बेसिकली। अब मैं अगर दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताऊं, कि एक साइड हो गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक साइड हो गया हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों का फर्क क्या है? देखो, क्या फर्क है। ये इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट है। लेट मी, दिस इज अ इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट, मतलब ये ब्रिटेन ब्रिटेन से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूके से। इसी तरह ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिकन बिलीव इन दिस कि नहीं यार, लॉ में थोड़ा डिफरेंस करना पड़ता है ताकि जस्टिस अच्छे से हो, कोई बेगुनाह ना जाए। ठीक है। दिस इज लिटिल बिट नेगेटिव। ये नहीं देख रहा है कि भाई किसकी कैसी गलती है, किसकी कैसी है। ये पॉजिटिव है। दोनों में फर्क है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है सबको सेम सजा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है नहीं, सबकी सर्कमस्टांस समझो, सबके हाल समझो। यहाँ पे बोलता है डोंट डिस्क्रिमिनेट इन द आइज ऑफ लॉ। डोंट डिस्क्रिमिनेट इन द आइज ऑफ लॉ बेस्ड ऑन स्टेटस एंड पोजीशन। सबको सेम दो। यहाँ पे बोलता है डू डिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं कि अमीरों के और गरीबों के बीच में डिस्क्रिमिनेट, नो, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तुम डिस्क्रिमिनेट करो तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे होना चाहिए कि गरीबों के लिए ज्यादा फेवर करे लो, वैसा। या गरीब भी नहीं, मतलब बेसिकली वुमेन्स का देखो, एंगल देखो कि क्या चल रहा है, कैसा आप दे रहे हो। तो ये दोनों में फर्क है। अब इंडिया में कौन सा कैसे होगा? तो भाई साहब, आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे करोगे? आप एज के बेसिस पे कर सकते हो, आप जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो, आप रियायत दे सकते हो, आप इकोनॉमी के बेसिस पे कर सकते हो। जैसे SC ST को अलाउ करते हैं ना, थोड़ा सा अगर न्यूट्रल रहता है उनके लिए, कास्ट वास्ट के लिए थोड़ा ऐसा वो चीज है। प्लस अब
कौन सा अप्लाई करना है कौन से केस पे वो जज के ऊपर है। जज विल थिंक ऑन इट कि ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। मधुरा, रिया, इकरा, प्रीति, शलाका। ठीक है, तो दिस वाज इक्वलिटी। इंडिया में कौन सा है? कोई हाथ रेस करके बताओ मेरे को। इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? या इकरा? इंडिया में दोनों कॉन्सेप्ट्स है सर। ओके ठीक है। अभी इसी का मैं तुमको ना कुछ एक्सेप्शंस दिखाता हूँ कि कैसे। अगर तुम इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलोगे ना तो ये भी याद रखो कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं जनरल कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ कि सबको सेम नजर से देखने की बात करता है। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों को फेवर करो, कुछ लोगों का ज्यादा ध्यान दो। तो ये बहुत स्पेसिफिक है। जैसे वुमेन्स के लिए लॉ थोड़े और अच्छे होने चाहिए, स्ट्रिक्ट बनाओ कि कुछ वुमेन्स के खिलाफ हुआ तो उनको ज्यादा फेवर करे लॉ वो। ठीक है, ये याद रखो। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ना थोड़ा एक्सेप्शन भी है, ये भी याद रखो कि आर्टिकल 14 जो है हमारा, उसको कुछ एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 14 इज देयर, और आर्टिकल 14 को एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब कुछ लोगों पे ये कानून लागू नहीं होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर ये ऑफिस में है ना तो इनके ऊपर तुम कोई कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ किया है उसके ऊपर। मतलब उन्होंने कोई भी रेस्पॉन्सिबल कोई भी काम किया है उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब जब ऑफिस पे है तो ये लोग आंसरेबल नहीं है। इन्होंने कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज की होगी, कुछ काम के प्रति ड्यूटी की होगी, तो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। तुम बोलोगे कि भाई कोर्ट में आके बताओ क्यों साइन किया, नहीं बताएंगे, बिकॉज दे आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट। आर्टिकल 341 के अंदर दे आर नॉट आंसरेबल। उसी तरह पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं ना, एमपी एमएलए, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ भी बोलेंगे ना तो उसके लिए भी वो अकाउंटेबल नहीं है, उनको इम्यूनिटी है। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ भी बोल सकते हैं, वहां पे इनको इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर कुछ भी बोलने का मतलब कुछ भी फालतू नहीं होता प्लीज। उनको वहां पे अरेस्ट नहीं कर सकते तुम। मान लो उनके खिलाफ कोई केस नहीं शुरू कर सकते अगर उनका सेशन चल रहा है, जैसे अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस टाइम पे तुम किसी एमपी को, एमएलए को कोर्ट में केस नहीं चला सकते। और उन लोग कोई भी आंसरेबल नहीं हो, कोर्ट को भी आंसरेबल नहीं। अगर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई वोट किया, कुछ किया, तो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। और एक होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब कैसा होता है कि मान लो तुम एक डिप्लोमेट हो, तुम एक आईएफएस ऑफिसर हो, बाहर के देश में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां पे हो, और वहां पे तुमसे कुछ क्राइम हो गया, तुमने गाड़ी से किसी को ठोक दिया, तो तुमको वहां के जेल में नहीं रखा जाएगा, तुमको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इंडिया में तुम्हारी कार्रवाई होगी। सेम हम उनके भी आईएफएस ऑफिसर्स के साथ करते हैं। इसको बोला जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उसी तरह एक्सेप्शंस है मिलिट्री कोर्ट वगैरह की, आर्टिकल 14 को, कि आर्मी के जो पर्सनल होते हैं, नेवी के जो पर्सनल्स होते हैं, इन लोगों को कोर्ट नहीं देखती है। इनका एक अलग कोड होता है, मिलिट्री कोड बोला जाता है उनको। ठीक है, ये लोग का एक अलग एक्ट होता है, तो वो सब चीज देखते हैं। उसी तरह मैंने बताया कि बच्चों से डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट होती है, जिसको जुवेनियल कोर्ट्स बोला जाता है। अब वो नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं रहते हैं, जुवेनियल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स। और उसी तरह पॉक्सो एक्ट बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये सब आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस है। क्या ये सबको समझ में आया? रेज योर हैंड्स। इकरा, मधुरा, रिया, प्रीति, शलाका। रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर गाइस, कम ऑन। जिसको नहीं क्लियर है पहले पूछ लो अभी। तो एक्सेप्शंस याद रखना। और अगर आज, हाँ मधुरा। मुझे वो आर्मी नेवी वाला नहीं मतलब मैं लिख रही थी अगर ना तो आर्मी और नेवी पर्सनल के ऊपर तुम ऐसे केसेस नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मान लो कि कोई आर्मी वाला डिप्लॉय था कहीं पे, ठीक है, और उधर पे काम करते हुए उसने गलती से किसी को मार दिया, तो तुम उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं लेके जा सकते। उनका कोर्ट देखने के लिए खुद का कोर्ट होता है, अलग कोर्ट होता है, उनका अलग लॉ होता है आर्मी एक्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसको बोलते हैं ना कोर्ट मार्शल हो रहा है, ऐसा ऐसा, हाँ। वो सब चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की, या शला का रिया कोई डाउट है क्या बेटा? ओके, ओके Yes. नहीं, ठीक है। आर्टिकल 14 लॉ के टर्म में इक्वालिटी की बात करता है, और उसी तरह आर्टिकल 15 जो है वो भी इक्वालिटी की बात करता है।
लेकिन आर्टिकल 14 सबको क्लियर हो गया, राइट? कोई डाउट नहीं है किसी को यहाँ पे? आई होप सो। रेज योर हैंड्स अगर कोई डाउट नहीं है तो किसी को। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 14। अब हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, बट ये जनरलाइज्ड इक्वालिटी। आर्टिकल 14 मैंने क्या बोला, लॉ के टर्म में इक्वालिटी की बात कर रहा था। ये इक्वालिटी की बात कर रहा था बट लॉ के टर्म में, कि लॉ सब पे इक्वल अप्लाई हो वगैरह वगैरह, जो भी डिस्कशन हमने देखी अभी। आर्टिकल 15 जो है वो भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, बट ये जनरलाइज इक्वालिटी है। जनरलाइज्ड इक्वालिटी, इट इज टॉकिंग अबाउट जनरलाइज्ड इक्वालिटी। व्हेन आई से जनरलाइज्ड इक्वालिटी, तो ये बोलता है ना कि भाई लोगों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो आप लोग। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट जनरलाइज्ड इक्वालिटी। ठीक है, कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो बोलता है। ठीक है, लेट मी शो यू, अगर ये लिख लिया आप लोगों ने। क्या मेरा डायरेक्ट विजिबल है सबको, आप लोगों को? इज माय डायरेक्ट विजिबल टू यू? Yes, sir. So, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब इसमें ये चीज है, just अब आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये पहली चीज, द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, याद है ये राइट सिटीजन को है, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये राइट पहली बात किसके खिलाफ एनफोर्सेबल है? स्टेट के अगेंस्ट। शाल नॉट मतलब ये नेगेटिव राइट है अगेन। और दूसरी, कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट? रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से। तो कितने ग्राउंड्स है? 1 2 3 4 5। 5 ग्राउंड्स पे स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो टेल मी ना, क्या एकेडमी के बेसिस पे कर सकता है? एकेडमिक के बेसिस पे आपको आर्मी में एडमिशन देना है कि नहीं कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन? रेज योर हैंड। यस मधुरा? Yes, they can do. They can set a यस, cutoff. करेक्ट। स्टे एकेडमिक के बेसिस पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एकेडमी वगैरह का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जनरलाइज्ड इक्वालिटी सबको बोलता है कि स्टेट किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सिर्फ ये 5 ग्राउंड्स पे। तो तुम ये भी पार्ट लिखोगे, द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, बेसिकली ये बता रहा है कि नहीं कर सकते, डोंट कर रहा है। अब इसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंदर ये भी देखो, सेकंड, नो सिटीजन शॉल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन। मतलब कुछ ऐसा भी नहीं होगा जिसके वजह से तुम्हारे पर डिसेबिलिटी या कुछ हो। अब ये ना जनरलाइज्ड है पूरी, क्योंकि ये बता रहा है। एग्जाम्पल देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर के इन्होंने इस पे एग्जाम्पल भी दे दिया कि कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि किसी वजह से तुमको डिसेबिलिटी हो। क्यों? तुम शॉप्स में ना जा पाओ, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में ना जा पाओ, होटल्स या पब्लिक प्लेसेस पे ना जाओ, वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस रिस्टोर्ड मेंटली होली और स्टेट फंड्स। मतलब तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता जो पहले होता था कास्ट के साथ, कि वो चीज ना हो। तो इसके लिए ये चीज लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स भी पुट कर दिया कि ये सब अलाउड नहीं है। इसके लिए मैंने बोला ये जनरलाइज्ड इक्वालिटी है, ये नेगेटिव टाइप की है। अगर तुम ध्यान दोगे तो 15 क्लॉज 2 भी नेगेटिव है, ये डोंट बोलता है कि कोई भी सिटीजन के साथ नहीं होना चाहिए। अब 15 क्लॉज 1 में ये बोल रहा है, लेकिन 15 क्लॉज 3 आपको एक अलाउ करता है कि ये आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कर सकता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, समझे? फर्स्ट वन, फर्स्ट और सेकेंड, 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 इज नेगेटिव राइट, लेकिन 15 क्लॉज 3 पॉजिटिव राइट है, जो स्टेट को बोल रहा है कि नहीं करो। क्यों? पता है? क्योंकि
ये स्पेशल हो गया, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए किया हुआ है। तो क्या स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है? हाँ दे सकता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 14 क्लॉज 1, सॉरी 15 क्लॉज 4, 5 और 6 में वही सब बातें लिखी गई है, ठीक है। अब तुमको ये याद रखना है कि फर्स्ट वाला नेगेटिव राइट है, सेकंड वाला नेगेटिव राइट है, थर्ड वाला जो है वो पॉजिटिव राइट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही तीन थे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ ये तीन ही थे पहले, 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। जो ये 4, 5 और 6 आया है ना, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ये अभी के लिए याद रखो, इसको और अच्छे से करेंगे जब रिजर्वेशन करेंगे। ये याद रखो कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। और हमको पता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो कर सकते हैं, ये भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि स्टेट को है। अब तुम अगर कभी भी ऐसे पहले की चीज देखोगे ना, तो तुमको नेशनल डिस्कवरी वगैरह पे दिखाया जाता है कि लॉ में डिफेंसिव सेपरेशन अलाउड है। जैसे कि मान लो तुम अगर वो डिस्कवरी देखते थे ना पहले, तो उसमें एक शो आता था वाइल्ड लाइफ का दिखाता था। तो उसमें क्या होता था, जो डियर है, हिरन वगैरह, वो लोग रहते थे। अगर मान लो कहीं से लायन आ गया ना, तो ये डियर का ग्रुप क्या करता था, जो यंग डियर है ना, वो अपने आप को यहाँ पे एक शील्ड की तरह खड़ा कर देता था। और ओल्ड डियर्स को सबको यहाँ पे, वुमेन्स को, वुमेन चिल्ड्रन डियर्स सब यहाँ पे जमा कर देता था। ये एक तरह से डियर्स क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव सेपरेशन बना रहे हैं ना। दे आर क्रिएटिंग डिफेंसिव सेपरेशन। ये लोग एक सेपरेशन बना रहे हैं ताकि बाकी जो थोड़े नीचे हैं वो बच जाए, ठीक है। तो ये चीज करते थे ये लोग, डिफेंसिव सेपरेशन। आपको नहीं लग रहा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी तो यही कर रहा है? 15 क्लॉज 3 जो कर रहा है वो डिफेंसिव सेपरेशन है। ये वनरेबल सेक्शन को बचाने के लिए कर रहा है। वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये सब वनरेबल सेक्शन है ना, इनको बचाने के लिए अलग कर रहा है। क्या लॉ में ये अलाउड होता है? यस, लॉ में अलाउड है। इन लॉ दिस इज अलाउड। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेदर ये डिफेंसिव सेपरेशन है, ये याद रखो। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 इज अ डिफेंसिव सेपरेशन, नॉट अ एक्सेप्शन। क्या ये याद है? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट याद है ना, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक मस्ट नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। मेरे साथ हो गाइस सब यहाँ तक? क्योंकि इंडिया में इक्वेलिटी नहीं, इक्विटी है। इंडिया में इक्विटी पहुंचने की चीज है, इक्वेलिटी सिर्फ एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। क्या ये सबको समझ में आया? मधुरा, इकरा, प्रीति, रिया, शलाका। यस सर। रेस इज काइंड ऑफ अ थिंग जिसको आप बोल सकते हो ब्रीड। वो नहीं, क्या हिटलर बोलता था आर्यन रेस का है, डिसेंडेंट कहाँ के हैं, वैसा, ऐसा कि कहाँ के हैं, ये कौन सी जगह के हैं। समझ में आया प्रीति? यहाँ तक क्लियर है? जनरलाइज्ड इक्वालिटी सबको क्लियर? एक बार रेज हैंड, मधुरा, इकरा, रिया, प्रीति एंड शलाका। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, नाइस। अब पहले तुम, हमने आज क्या क्या किया, 13, 14, 15 आर्टिकल किया है। तो तुम एक बात बताओ, मैं सबको पूछ रहा हूँ, मधुरा अपना बैरेक्ट और इससे पढ़ रहे हो ना, मतलब लक्ष्मीकांत बैरेक्ट तो सिर्फ रेफरेंस के लिए? हाँ सर, पढ़ रही हूँ। इकरा? Yes, sir. ओके, रिया, Yes, sir. प्रीति, यस सर। शलाका। Yes, sir. समझ में आ रहा है आप सबको? रेज योर हैंड्स। अब पढ़ने के साथ साथ मतलब हमारे नोट्स और वो, जिनको समझ में आ रहा है रेज योर हैंड्स। लक्ष्मीकांत के साथ अब पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके नाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके,
ठीक है, आई गेस आप लोगों ने आर्टिकल 1 से 15 अब समझ लिया है, तो उसका एक क्विज सॉल्व करते हैं। आई एम जस्ट सेंडिंग द क्विज इन आवर ग्रुप। आई एम गिविंग यू 10 minutes, यू गाइस नीड टू सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी। क्या ये सबको समझ में आया? अब भी करना है लाइव में रह के। क्या ये सबको समझ में आया? रेज योर हैंड्स। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भी सॉल्व करो और अपने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजो मेरे को इसी पे। आई एम शेयरिंग इट इन आवर ग्रुप। एस्पायरेंट्स का जो अपना टारगेट का ग्रुप है उस पे भेजा है मैंने, मतलब व्हाट्सएप वाला। चेक इट आउट। आया? हाँ सर, मिल गया। Okay, please solve it.